यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, चैप्टर 4 चल रहा था, एक्सरसाइज 4.3 और 4.3 के हम क्वेश्चन 6 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। फाइंड द टू नंबर्स। अब हमें वो दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनमें एक नंबर दूसरे से 8 बड़ा है और उन दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 180 है। तो देखिए भाई, इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे। तो एक चीज़ तो यहाँ पर हमें पता चल रही है कि जब दो नंबर में डिफरेंस 180 है, दो नंबर के स्क्वायर्स का डिफरेंस 180 है, तो इनमें से एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा। तो इनमें से जो बड़ा नंबर है, लार्जर नंबर, उसको हम x अज्यूम कर लेते हैं और छोटे नंबर को स्मॉलर नंबर अज्यूम कर लेते हैं। तो इन दोनों नंबरों को अज्यूम करने के बाद हमें इन सिचुएशन से एक इक्वेशन क्रिएट करनी होगी और वो इक्वेशन जब हमारी बन जाएगी तो उसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए इसको नोट करते हैं। दैट द लार्जर नंबर इक्वल टू x and smaller number equal to y। तो बड़ा नंबर कौन सा माना है हमने? x और छोटा माना y। तो लिख भी देता हूं मैं यहाँ पर x is greater than y। x बड़ा है और y छोटा है। अब अकॉर्डिंग द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन क्रिएट करनी है। तो क्या है फर्स्ट कंडीशन? द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स इक्वल टू कितना गिवन है? 180। ये हमने गिवन है। अच्छा देखिए, अब इनके स्क्वायर्स का हम डिफरेंस करेंगे। तो x जो फर्स्ट नंबर है बड़ा वाला, इसका स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। छोटे वाले नंबर स्मॉलर नंबर का स्क्वायर y स्क्वायर। अब हमें डिफरेंस निकालना है तो बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर वो किसके इक्वल हो जाएगा? 180 के। तो क्या बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 180। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ये किसके अकॉर्डिंग आई है? फर्स्ट कंडीशन। ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ये फर्स्ट कंडीशन थी आपकी। अब आगे देखिए, इसमें आगे क्या कहता है? द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। कि जो छोटे नंबर का स्क्वायर है वो बड़े नंबर का कितना टाइम है? 8 टाइम है। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग सेकंड कंडीशन according
स्मॉलर नंबर कौन सा है y, इसका स्क्वायर y स्क्वायर। बड़े नंबर का 8 टाइम, बड़ा नंबर x है, इसका 8 टाइम 8x। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। देखिए अब हमारे पास इक्वेशन जो फर्स्ट और सेकंड है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए अब x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो देखिए इन दोनों इक्वेशन में वेरिएबल 2 है, एक तो x और y, इसमें भी x और y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोई भी इक्वेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जब एक वेरिएबल रह जाएगा तो उससे उस वेरिएबल की वैल्यू निकालना आसान हो जाती है। तो इक्वेशन फर्स्ट में भी 2 वेरिएबल हैं और इक्वेशन सेकंड में भी 2 वेरिएबल हैं। तो हमें एक वेरिएबल को रिमूव करना है, या तो x को या y को। अब देखना है कि कौन सा वेरिएबल रिमूव हो सकता है, जिसको रिमूव करना ज़्यादा आसान हो। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को ऑब्जर्व करें तो यहाँ से अगर आपने एक वेरिएबल y स्क्वायर को रिमूव करने की बात सोची तो x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये y स्क्वायर आपका फिर भी रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर सेकंड से y स्क्वायर इक्वल टू कितना है 8x। अगर मैं इस सेकंड से y स्क्वायर की वैल्यू 8x किस में पुट कर दूं, फर्स्ट में, तो इस y स्क्वायर की जगह जब 8x आ जाएगा तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल बच जाएगा और कौन सा x बचेगा, क्योंकि जो y वेरिएबल है वो रिमूव हो जाएगा, यहाँ से फिनिश हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो तरीका है ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सही है कि नहीं? हमने क्या किया, इक्वेशन सेकंड से y स्क्वायर की जो वैल्यू है 8x वो किस में पुट कर दें, हम फर्स्ट में पुट कर दें, तो उससे क्या होगा, एक वेरिएबल हमारा खत्म हो जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट। Putting the value from second to first, then we get, फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह 8x इक्वल टू 180। अब 180 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गई और वेरिएबल भी इसमें कौन सा है, 1 वेरिएबल है x। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब एक वेरिएबल में चेंज हो जाए तो उस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने कई मेथड से सॉल्व किया है, इससे पहले वाली वीडियोज में किया था कि नहीं। कौन कौन से मेथड से, नंबर 1 कौन सा था, फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड वाला कौन सा था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो कि सिलेबस से अब रिमूव हो गया है, और थर्ड मेथड कौन सा है, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इन तीनों मेथड में से जो मेथड आपको इजी लगता है, जो मेथड आपको आसान लगता है, उस मेथड का इसमें यूज करके और हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने, x की वैल्यू। और जब x की वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास में जो x नंबर है ये हमने बड़ा वाला लार्जर नंबर माना था तो वो आ जाएगा। और जब x की वैल्यू आप यहाँ से देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड में अगर पुट कर देंगे इधर तो इधर से y की वैल्यू आ जाएगी।
तो x और y हमारे पास जो दो नंबर हमने माने थे उन दोनों नंबर की वैल्यू हम फाइंड आउट आराम से कर लेंगे। तो इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। तो इधर से ऊपर वाले पोर्शन को मैं रफ कर देता हूँ। देखिए भाई, अब ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं, x² माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 है और नीचे से इसको मैं रख कर देता हूँ। अब देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करें, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, तो इधर x² जो का टर्म है उसको और माइनस 180 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो माइनस 180 के ऐसे तो हमें फैक्टर निकालने हैं कि उन दोनों फैक्टर को प्लस या माइनस करने पर माइनस का 8x बन जाए और उन्हीं दो फैक्टरों को मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 180 x² बन जाए। तो देखिए इसके लिए हमें इसको ऑब्जर्व करना है, माइनस 180 तो माइनस 180। अब इसके हमें क्या करने हैं, दो फैक्टर करने हैं। अब वो दो फैक्टर कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको पहले भी तरीका बताया था कि इस 180 के आप प्राइम फैक्टर करके देखिए। इस 180 के हम क्या करें, प्राइम फैक्टर। तो देखिए ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 6 या 18, ये 0, फिर 3 से 20, फिर 5 से 4, फिर 2। तो ये हमारे पास में इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अब इन प्राइम फैक्टर का कॉम्बिनेशन बना के देखिए आप, कौन कौन से टुकड़ों को अगर हम लें जिससे कि दो फैक्टर ऐसे बन जाएंगे प्लस माइनस करने पर -8 और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो तो माइनस 180 बन ही जाएगा। तो देखिए कौन से हो सकते हैं। अगर हम ऊपर से देखें 3 3 या 9, यहाँ तक 9 और 5 2 या 10, 10 2 या 20। तो 9 और 20 के अंदर तो कोई कॉम्बिनेशन बैठेगा नहीं। और देखो यहाँ से इनको करें तो 15 2 या कितने हो गए 30 और 3 2 6, इनमें भी नहीं बैठा है। और देखो कौन से बन सकते हैं 180 के 3 3 या 9, इसको इसको और इसको ले लें हम, कितने हो गए भाई 3 3 या 9, 9 2 या 18 और ये दो बच गए 5 2 या 10। तो 10 18 और 10 इन दोनों का कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा, क्योंकि 18 और 10 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 180 आ जाएगा। अब साइन देखना है, हमें माइनस का 8 चाहिए, तो किसके आगे हमें माइनस लगाना पड़ेगा, -18 के आगे लगाना होगा। और ये ऑलरेडी प्लस का है ही, तो माइनस का 18 इंटू 10 करेंगे -180 बन गया, और -18 में +10 करेंगे तो माइनस का 8 बच जाएगा। तो ये आपका जो मिडिल टर्म है -8x, इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे माइनस का 18x और प्लस के 10x। तो कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं भाई हम, फैक्टराइजेशन मेथड। तो लिख देते हैं इसमें यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए x² माइनस का 8x माइनस 180, इसमें -8x के स्थान पर रख देता हूँ अभी, माइनस का 18x और प्लस का 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। इस -8x के स्थान पर मैंने माइनस का 18 और प्लस का 10 रखा, और अब हमने इसमें दो के क्या बनाए, पेड़ बनाए।
इन दोनों के पेयर में से यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, इधर से x कॉमन निकल जाएगा, x माइनस 18 बचेगा। यहाँ भाई एक्स स्क्वायर था, एक x बाहर आ गया और x अंदर बच गया, इधर x बाहर आ गया, माइनस का 18 बचा। अब यहाँ से देखिए दोनों से, इधर 10 बाहर आ गया, इधर x और यहाँ पर माइनस का 18 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 180 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से आगे इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 18, ये दोनों सेम ब्रैकेट है तो सेम ब्रैकेट कॉमन आ जाएंगे, x माइनस 18 इंटू x प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो ये दोनों जो फैक्टर है इनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। इट मीन्स या तो ये वाला फैक्टर 0 हो सकता है या ये वाला 0, दोनों में से कोई भी एक 0 हो जाए तो ये इक्वेशन आपकी 0 के इक्वल ही होगी। तो अब इसमें दो कंडीशन पॉसिबल है, इफ x minus 18 equal to 0, then x is equal to 18, and if x plus 10 is equal to 0, then x is equal to minus 10। अब देखिए x की वैल्यू हमारे पास यहाँ दो आई है, एक तो 18 है और एक माइनस का 10 है। हमने x स्टार्टिंग में माना कौन सा नंबर था, ये नाजर नंबर माना था, तो इन दोनों में से नाजर नंबर कौन सा होगा, 18 होगा। माइनस जो 10 है ये आपका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 18 आ गई। अब देखिए x की वैल्यू 18 हमारी आ गई, तो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की, तो उसके लिए हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड ऑलरेडी है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation second, then we get y square is equal to 8 into x, और x की जगह हमने रख दिया 18। 8 को जब हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, y square is equal to 144, y square is equal to 144। अब हमें y की वैल्यू चाहिए। देखिए y की वैल्यू निकालने के लिए इसके ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ है इसको हमें रिमूव करना होगा, और किसी भी नंबर के ऊपर से अगर स्क्वायर को रिमूव करना है तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट है जो स्क्वायर को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो दोनों साइड का हमने स्क्वायर रूट लिया, तो यहाँ का जैसे स्क्वायर रूट लेंगे हम और इधर का भी स्क्वायर रूट, तो ये जो स्क्वायर है और ये अंडर रूट है, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल, क्योंकि इस अंडर रूट की जो पावर होती है वो 1/2 होती है, और 1/2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो इधर क्या आएगा y, और 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। लेकिन जैसे ही यहाँ से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो दो संख्याएं आती हैं, दो नंबर्स आते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कितना आ गया, y इज इक्वल टू ±12, एक पॉजिटिव 12 होगा और एक नेगेटिव 12 होगा। तो ये y की दो वैल्यू हो गई, y इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू -12। अब देखिए ये हमारे x से y की वैल्यू है जो x से तो छोटी है, 12 भी और -12 भी, तो दोनों ही पॉसिबल हो सकती हैं क्योंकि नंबर है ये, तो नंबर आपके 12 और -12 दोनों पॉसिबल है। तो बड़ा नंबर हमारा 18 और छोटा नंबर हमारा कौन सा, 12।
एक आपका बड़ा नंबर 18 और छोटा नंबर माइनस का 12। तो ये दो नंबर पॉसिबल है, तो इनको लिख देंगे पॉसिबल टू नंबर आर एंड टू नंबर्स आर 18 और 12, या और दूसरे कौन से हो सकते हैं 18 और माइनस का 12। तो ये हमारे पास में दो नंबर इसके हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये वो दो नंबर हैं जो उस क्वेश्चन की कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, पूरा करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है ये, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को एक समान स्पीड से कवर करती है। If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. अब क्या है कि ये ट्रेन की स्पीड में अगर 5 किलोमीटर पर आवर मतलब स्पीड को बढ़ाया जाता है, कितना, जो ट्रेन है वो अपनी स्पीड में 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर देती है, तो उसको सेम जर्नी को कवर करने के लिए 1 आवर लेस, 1 घंटे की कम समय लगता है, यानी 1 घंटा कम समय लगेगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें इस ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इन तीनों के अंदर एक रिलेशन होता है, जिसको मैं कई बार बता चुका हूँ कि आपका जो कोई भी अगर स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के अंदर कोई वैल्यू दे रखी हो, तो अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये एक फॉर्मूला है। अब इस एक फॉर्मूले से आप बाकी के अदर 2 फॉर्मूले और बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपको स्पीड चाहिए, तो स्पीड चाहिए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, स्पीड इधर आ जाएगी, टाइम इधर, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो इसके नीचे 1 मानकर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, d को 1 से, तो d इज इक्वल टू t इंटू एस, टाइम इंटू स्पीड आ गया। तो ये इन तीनों फॉर्मूलों में से जो भी हमें सुटेबल लगेगा उस फॉर्मूले का हम यूज कर लेंगे। तो देखिए पहले आप इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना है कि एक ट्रेन है, अब वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। अब वो हमें नहीं पता यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है उसकी, हो सकता है 250 किलोमीटर पर आवर हो, 300 किलोमीटर पर आवर हो, लेकिन ये है कि स्पीड यूनिफॉर्म है, एक समान है, कभी कम ज़्यादा नहीं हो रही है। तो मैं उस यूनिफॉर्म स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लेता हूँ। जब वो x किलोमीटर पर आवर स्पीड से 360 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करेगी, तो उसको कितना टाइम लग जाएगा। इसका मतलब हमें टाइम का फॉर्मूला यूज कर देना है, ये वाला टाइम का फॉर्मूला d अपॉन s। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है 360 और स्पीड वो किससे जा रही है x से, तो उसको इतना टाइम लगेगा 360 अपॉन x आवर। इतने घंटे में वो 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर लेगी। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उसी ट्रेन की स्पीड में 5 किलोमीटर इंक्रीज किया जा रहा है, स्पीड को 5 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है।
तो पहले कितनी थी उसकी x किलोमीटर पर आवर, अब कितनी हो जाएगी न्यू स्पीड? न्यू स्पीड बन जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड जो ट्रेन की है वो ये है, तो इस स्पीड से जब वो 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करेगी तो उसको अब टाइम है जो पहले के कंपैरिजन में कम लगेगा, क्योंकि पहले स्पीड उसकी कम थी और अब स्पीड बढ़ा दी। जब आपको पता है कि कोई भी गाड़ी अगर तेज स्पीड से जाएगी तो निर्धारित डिस्टेंस को कवर करने में उसको कम समय लगेगा, अगर उसकी स्पीड कम है तो निर्धारित डिस्टेंस को कवर करने में समय ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर स्पीड उसकी इंक्रीज हो चुकी है तो टाइम क्या लगेगा उसको कम। तो अगेन मैं टाइम निकाल देता हूँ, तो t इक्वल टू डिस्टेंस तो वही सेम है 360, लेकिन न्यू स्पीड कितनी हो गई x प्लस 5 हो गई। अब ये वाला जो टाइम है, अगर सपोज करो ये वाला टाइम को मैं t2 दूँ और इस पहले वाले टाइम को मैं t1 रखूँ, तो इसमें से t1 ज़्यादा है या t2 ज़्यादा है? t2 वाला समय कम है क्योंकि स्पीड ज़्यादा थी, ज़्यादा स्पीड से जा रही थी तो समय कम लगा, और इधर इसकी स्पीड कम थी तो समय ज़्यादा लगा। तो ये समय आपका ज़्यादा है और ये समय कम है। अब ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब वो इस स्पीड से जाती है प्लस 5 किलोमीटर पर आवर से, तो पहले की तुलना में 1 घंटा कम लगता है। इसका मतलब दोनों समय में जो डिफरेंस आया वो 1 घंटे का आ गया। कितने घंटे का है भाई? 1 घंटे का है, क्योंकि जब वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी तब तो उसको ये t1 समय लग रहा था, और जब वो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तब उसको समय t2 लग रहा था। लेकिन स्पीड ज़्यादा है तो समय ये तो कम है, ये वाला समय ज़्यादा है। तो इन दोनों समय में उस गाड़ी को जो अंतर हुआ उस सेम अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचने में जो डिफरेंस आया वो कितने घंटे का आया? 1 घंटे का आया, क्योंकि इस वाली स्पीड से वो 1 घंटे जल्दी पहुंच जाती है और इस स्पीड से जाती है तो वो 1 घंटा लेट पहुंचती है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि दोनों जो टाइमिंग है इनमें डिफरेंस कितने घंटे का आया? 1 घंटे का आया। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं? बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को माइनस कर देते हैं। तो बड़ा समय ज़्यादा समय कौन सा था? ये t1, और कम समय कौन सा था? t2। तो t1 माइनस t2 ये कितना है? अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन 1 आवर। अब t1 की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, t2 की वैल्यू ये, और t1 और t2 की वैल्यू यहाँ पुट करके तो हमारी x के अंदर एक इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी, और ये जो इक्वेशन हमारी बनेगी उसको हम कोई भी एक मेथड से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देंगे, तो वो उस ट्रेन की क्या होगी? स्पीड होगी। तो ये आगे हो गए आपको मेरा क्वेश्चन समझ में। तो ये क्वेश्चन का बेस था, कंसेप्ट था कि कैसे हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये स्पीड से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन अधिकांशतः एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को अच्छे से समझें, उनके कंसेप्ट को क्लियर करें, क्योंकि अगर आपने किसी भी क्वेश्चन की इक्वेशन को रट करके नहीं बना लिया और एग्ज़ाम के अंदर उसने कुछ सिचुएशन थोड़ी सी चेंज कर दी तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हर क्वेश्चन के कंसेप्ट को आप समझिए और उसको अच्छे से समझने के बाद में इक्वेशन बनाइए और फिर उसको सॉल्व करिए। तो देखिए अब इसी पैटर्न से जो मैंने आपको समझाया है इसको नोट करेंगे। तो आइए इसको नोट करते हैं। तो क्या कर रहा हूँ भाई, ट्रेन की स्पीड को कितना मान लेते हैं हम? x किलोमीटर पर आवर। Let the uniform speed of train equal to x किलोमीटर पर आवर। ये हमने इसकी स्पीड को मान लिया। अच्छा, डिस्टेंस कितनी कवर करनी है?
डिस्टेंस इक्वल टू 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर को x किलोमीटर पर आवर स्पीड से कवर करने में टाइम कितना लगेगा? टाइम से t1, इसको मैं t1 कह देता हूं। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है भाई? 360। स्पीड हमने कितनी मानी? x। तो ये t1 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 360 अपॉन x। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी भाई? x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। जब न्यू स्पीड ये होगी और डिस्टेंस वही है, सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। देन टाइम, इसको मैं t2 कह दूं। वही समय स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 360 और स्पीड है आपकी x प्लस 5। तो t2 इज इक्वल टू 360 अपॉन x प्लस 5। दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। अभी हमारे पास में दो इक्वेशन आ गई। अब क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये वाला समय कम है, पहले वाला समय ज़्यादा है, दोनों में डिफरेंस सेम स्पॉट पर पहुंचने में अंतर 1 घंटे का है। तो उससे हम इक्वेशन क्रिएट कर देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ according the question, t1 minus t2 is equal to 1। अब t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 1। अब t1 और t2 की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से यहाँ पर पुट कर देंगे। तो t1 कितना है भाई? 360 अपॉन x माइनस t2 कितना है? 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए भाई, अब आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ से एलसीएम आ जाएगा इसका, और एलसीएम क्या होगा? x और x प्लस 5 ये दो डिफरेंट फैक्टर हैं, डिफरेंट क्वांटिटी हैं, तो दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू एक्स प्लस 5। अब यहाँ से देखिए, इस एलसीएम में इस x से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 5 बचेगा, और उसको हम 360 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, x प्लस का 5, फिर माइनस साइन, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, x को इससे इंटू कर लेंगे तो 360 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/। अब यहाँ से देखिए भाई, इसको अब हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 360 इंटू एक्स, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, 5, 6 या 30, 3, 5, 3 या 15 और 3 18। इस पूरे ब्रैकेट को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये माइनस का 360 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 से करेंगे तो एक्स इंटू एक्स प्लस का 5। देखिए इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस का 360, और इसको पूरे ब्रैकेट को क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 से तो यही नंबर आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया। इधर देखेंगे ये वाला नंबर कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो 1800 इज इक्वल टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर
5x। अब ये इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अगर इसको मैं जनरल फॉर्म में रखूं तो इसमें 1800 को इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, x² प्लस का 5x माइनस का 1800 इक्वल टू 0। इस 1800 को मैं इधर ले गया, माइनस का हो गया और इधर 0 बचा, तो मैंने इस नंबर को पहले लिख लिया और इधर 0 को बाद में लिख लिया। तो ये इक्वेशन नंबर हो गई थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करना सीख ही चुके हैं, तो इसमें वही हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें ये 1800 के फैक्टर करने पड़ेंगे। तो देखो क्या क्या फैक्टर बन जाएंगे इसके। 1800 के यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो कितने से डिवाइड कर दूं मैं इसको, 3 से, 3 6 जा 18, फिर इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 3 से, 3 2 जा 6, फिर 5 से, 5 4 जा, और फिर अगेन वापस से हो जाएगा 5 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और 2 से। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अब इनमें आप कॉम्बिनेशन बना के देखिए कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर +5 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर ये 1800 बन जाए। तो देखिए कौन कौन सा कॉम्बिनेशन बैठ सकता है। तो अगर इनको देखें हम 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45, तो ये तो हो गया आपका 45। आगे देखो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 और 22 जा 40, तो यहाँ तक का कितना हो गया, 40 हो गया। अब ये 45 और ये 40, अब 45 में से अगर 40 माइनस करेंगे तो प्लस का 5 बच जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 1800। तो ये हमारे के आगे दो सुटेबल फैक्टर आ गए। तो इन दोनों का यूज करके हम इसमें फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं। तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, रफ कर देता हूँ यहाँ से। क्या लिखेंगे, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए तो क्या बनेगा भाई, x² प्लस एक तो आ जाएगा 45x माइनस का 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब दो के पेयर बनाओ, यहां से कॉमन आएगा x और x प्लस 45, यहां से माइनस 40 कॉमन आ जाएगा और x प्लस 45 इक्वल टू 0। 1800 को 40 से हम डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। अब क्या कॉमन आ जाएगा, x प्लस 45 और यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 40 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दो फैक्टर आ गए और दोनों फैक्टर किसके इक्वल है, 0 के। तो या तो ये फैक्टर 0 के इक्वल होगा या ये होगा। if x plus 45 equal to 0 then x is equal to minus 45। अगर ये 0 हुआ, if x minus 40 equal to 0 then x is equal to 40। अब देखिए हमारे पास में x की दो वैल्यू आ गई, x की दो वैल्यूज आ गई और x की जो दोनों वैल्यूज हैं इनमें से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सी राइट है। तो एक चीज देखो, हमने x को फर्स्ट में क्या माना था, स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड, और स्पीड है जो वो नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी कि गाड़ी बैक में तो जाएगी नहीं, माइनस में तो स्पीड हो ही नहीं सकती, बैक का मतलब 0 से कम नहीं हो सकती। तो इसका मतलब यह है कि ये तो आपका पॉसिबल है ही, तो ये पॉसिबल होगा इसमें। तो x की वैल्यू कितनी है भाई, 40। तो उस ट्रेन की जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर होगी। हैंस स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन will be
40 किलोमीटर पर आवर। ये आपके आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ रहे हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए इससे क्या होता है कि अगर आप लोग वीडियोस को लाइक करते हैं तो हमें भी उससे ये हौसला मिलता है कि हाँ, जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। ओके।